नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे की दमदार डिबेट बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें सियासत इस वक्त पूरी तरह से गर्मा चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरफ सियासी पारा चढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गए हैं। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो है वो सवाल घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से ही गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर बाकी अन्य बड़े नेता हो, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है, सवाल खड़े किए हैं और खास तौर पर कांग्रेस पर सवाल किए हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती है। कुछ दिनों से अब आधिकारिक तौर पर प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हो चुका है, रैलियों का दौर भी जारी है, लेकिन इस रैलियों के इस हुजूम में कौन भारी पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में कश्मीर की सभी सीटों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी भी लगातार कश्मीर के वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू संभाग के अंदर बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2024 के परिणाम के मुताबिक जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में जम्मू कश्मीर में सामने निकल कर आई थी, लेकिन पीडीपी के बाद सीटों के मामले में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसके बाद 3 साल के लिए बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि कुछ शर्तों और कुछ चीजों की वजह से वो सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और बीच रास्ते में ही टूट गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर परिस्थितियां बदली गई और सियासी समीकरण बदले, क्योंकि यहां पर विधानसभा क्षेत्रों में डिलिमिटेशंस हुई और सीटों में भी बढ़ोतरी हुई। सीटों की बढ़ोतरी के साथ साथ सियासी जो नंबर है, जो पॉलिटिकल नंबर्स हैं, उसमें भी अब कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि 2024 के इन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ निकल कर आएगा, किन मुद्दों पर लोग सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकल कर आए हैं, इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जिससे कहीं ना कहीं कश्मीर की एक धुंधली तस्वीर भी साफ होते हुए नजर आ रही है। आज इसी पर बात करेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर रैलियां जो चल रही हैं, रैलियों का दौर चल रहा है, बड़े बड़े नेता सभी दलों के पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जो इस वक्त बीजेपी से हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी एक नामांकन के दौरान अपना बयान दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और अपने मैनिफेस्टो की क्लैरिफिकेशन सामने रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, उसके बाद आज का विषय जो है उस पर चर्चा शुरू करते हैं। और उमर अब्दुल्ला जी कांग्रेस के साथ मिलकर पीएसए को खत्म करना चाहते हैं, पथरावबाज को छोड़ना चाहते हैं, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को छोड़ना चाहते हैं, नशा बेचने वालों को छोड़ना चाहते हैं, संसद पर हमला करने वालों के लिए खड़ा होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान करने वाले अब्दुल्ला परिवार को और कांग्रेस को। अरे संसद पर जो हमला करे आप उसके हक में खड़े हैं। नशे बेचने वाले, पथराव करने वालों को आप छुड़वाना चाहते हो, पीएसए खत्म करवाना चाहते हो। आप शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना चाहते हो, हरिपर्वत का नाम बदलना चाहते हो। ये क्या सोच है इनकी? ये सोच दिखाती है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आग की भट्टी में, आतंकवाद में ये फेंकना चाहते हैं, पिछड़ा बनाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में दोबारा इस चीज को दोहराया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम बच्चियों को दोबारा मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। लेकिन उस तालीम को आप लोगों को इतना फायदा होगा नहीं अगर डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपके बच्चियों को तकलीफ का सामना करना पड़े। और इसलिए मैं यहां मौके पर वादा करता हूं, अगर हमारी हुकूमत बनी तो डिग्री कॉलेजों के पहले लिस्ट में इंशाल्लाह खड़ी। सुना है तो आपने सुना पहले 2 बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। उसके अलावा नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान,
पुष्कर सिंह धामी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही साथ और भी बड़े बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना होगा कि आगे आगे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ये पॉलिटिक्स, ये जो सियासत का तड़का है, ये किस ओर रुख लेगा। फिलहाल कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। राकेश पंत जी हैं, बीजेपी से नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन हो चुके हैं। आदर्श गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और थोड़ी देर में राजीव सर्राफ जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं चर्चा इन दोनों से शुरू करना चाहूंगा। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुक्रिया ये समय देने के लिए। जी राजीव जी, माफ कीजिए, राकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा आज इस डिबेट की। जिस तरह से हमने देखा, पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद राजनाथ सिंह पहुंचे, लगातार रैलियों का दौर जारी है। 2014 में भी इसी तरह का मंजर देखा था और जब बड़े बड़े नेता आए थे उस समय मोदी वेव भी चली थी और उसी आड़ में आपने एक फायदा भी उठाया था और एक बड़ी पार्टी बनकर आप सामने निकल कर आए थे। यहां पर क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं 2014 के मुकाबले आपके सामने? देखिए, यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की आपने बात करी तो हर एक की जिम्मेदारी यहाँ पर तय है। कौन संगठन के लिए काम करेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन स्टार प्रचारक होंगे, कौन जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, और ये सारी जिम्मेदारियों के अनुरूप ही सब लोग कार्य करते हैं। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके राष्ट्रीय जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसको भी जनता के बीच में रख रहे हैं। और जो खामियां और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की रही हैं, पिछले 2 दशक इन्होंने यहां पर राज किया, उसमें उस दौरान जो काला दौर, जो अंधकार का दौर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, आतंकवाद को देखा, आतंकवाद की आग में झोंककर ये लोग जो हैं यहां से भाग खड़े हुए थे, तो उसको उजागर करने के लिए लोगों के सामने हमारे बड़े नेता आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लेती है, कांग्रेस की तरह नहीं है कि यहां पर गए और गांधी कह रहे हैं कि यहां पर एक राजा का दौर चल रहा है, कोई पुराना दौर चल रहा है। यहाँ पर एलजी को राजा का नाम दिया जाना चाहिए, राजा की संज्ञा दी जानी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। नहीं, उन्होंने एलजी साहब के लिए नहीं कहा ये, उन्होंने ये महाराजा हरि सिंह जी के लिए कहा। और वो ये भूल गए हैं कि उनके एक साथी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहले के चुनाव में उन्होंने सांबा में यही बात दोहराई थी। और सांबा की जो देशभक्त जनता है, जो महाराजा हरि सिंह साहब बहादुर के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्यार करती है, उन्होंने किस तरह से उसका जवाब दिया था। तो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने यहां कहा है, जनता और खास करके जम्मू की जनता इसका जवाब देगी और उनको बताएगी कि किस तरह से उन्होंने बड़े घटिया अल्फाज का महाराजा साहब के लिए इस्तेमाल किया कि हमने यहां से राजाओं को बाहर निकाल दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू की अस्मिता के साथ, जम्मू कश्मीर की अस्मिता के साथ और जम्मू के महाराजा जो यहां पर लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके खिलाफ कोई अपशब्द इस्तेमाल किया वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका खामियाजा जो है वो इस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी सरकार बनाएगी और लोगों का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सियासत चल रही है, अभी पहले चरण की वोटिंग होनी है, 3 चरणों में वोटिंग होनी है, ये तो वक्त साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल स्टूडियो में इस वक्त राजीव सर्राफ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा लेट हुए, थोड़ा देर से आए आप, और मुझे लगता है कि आप चुनाव प्रचार में कहीं बिजी थे राजीव जी, इस वजह से लेट हुए। राजीव जी, जिस तरह से हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा, राकेश जी ने, कि जवाब जनता देगी आने वाले समय में। जिस तरह से राहुल गांधी अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वाकई में राहुल गांधी की शब्दावली में कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं है, जो इस वजह से हमेशा राहुल गांधी सुर्खियां बटोरते हैं अपनी शब्दावली को लेकर? देखिए, धन्यवाद। और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। देखिए, इनका काम ही है कि वीडियो को एडिट करना, तोड़ मोड़ के पेश करना, कभी पूरी है कभी नहीं दिखाएंगे। आप देख लेना, कभी भी इनका जब भी ये सोशल मीडिया पे उसको चलाएंगे ना, पूरी चीज कभी नहीं दिखाएंगे, उसको मतलब जो इनके मतलब की चीज होगी, जो भड़काने की चीज होगी, जो डैमेज की चीज होगी, हमेशा ये वही दिखाएंगे। अगर ये पूरा स्टेटमेंट कभी चले और ये देखें तो इनको समझ आ जाएगी ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी बात मेरे भाई पंत जी ने कही, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि हम जम्मू की जनता के साथ मतलब बर्दाश्त नहीं करें गलत। अरे भैया, 10 साल से तो आप ही की सरकार थी, तो 10 साल से आप चुनाव नहीं करा सके, एक स्टेट के 2 हिस्से कर दिए, ना लद्दाख वाले खुश, ना जम्मू कश्मीर वाले खुश,
ना उनका कुछ बना ना इनका कुछ बना। तो इनको ये सोचना चाहिए, डबल इंजन की सरकार आपकी थी। ठीक है। आज और अच्छा शीतल जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं नोट कर रहा था, ये एक कंफ्यूजिंग बड़ी मार्केट में या लोगों में भ्रम पैदा करने में एक्सपर्ट है। एक करते हैं घोषणा पत्र, एक करते हैं संकल्प पत्र। अब क्या है, दोनों की घोषणाएं हो जाती हैं। तो जो बंदा पढ़ने वाला, उसके दिमाग में या तो संकल्प भी थोड़ा रहता है, थोड़ा घोषणा भी रहता है, ना उसको समझ आता है कि कमिटमेंट किसकी है और क्या ये संकल्प ले रहे हैं और क्या ये वादे कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता भली मानती जानती है। आपका तो अभी ना घोषणा पत्र आया ना संकल्प पत्र आया, देखिए अभी थोड़ा सा जल्दी कीजिए। नहीं, देखिए हमारा आजकल में तो आ ही जाएगा, या हम वेट कर रहे या थे। फिर आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर हैं? हम वेट कर रहे थे, अब इनका तो आ ही गया, हमने देख लिया 25 पॉइंटों का जो आया है, और वो एक मजाक है, वो तो हम देख रहे हैं। इनको क्या जरूरत पड़ी है एक घोषणा पत्र देने की? ये तो 10 साल में नहीं, भारत की जनता और यहाँ तक पीछे लोकसभा के चुनाव हुए तो हमने संकल्प पत्र तब भी जारी किया, और अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो हमने सब जो जनता के सामने दोबारा अपना संकल्प पत्र रखा है। तो हमारे लिए ये संकल्प पत्र इसलिए है कि हम लोग कोई भी जब मुद्दा, कोई भी चीज जो है वो संकल्प पत्र में रखते हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश जो है वो हमारी रहती है। मैंने पहले भी ये कहा कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो हमने कहा कि हम लोग राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम यहाँ से 370 हटाएंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो जो 1980 में हमने बात रखी वो हमने यहां पर पूरी की। भारत की जनता इस बात को भलीभांति जानती है, राम मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन और उसके बाद मैं पूरा कर राम लूं, मंदिर और उसके बाद 370 हट गई। ये शायद आपके 2014 के संकल्प पत्र में तो था ही था। बिल्कुल था, मुद्दे बहुत पहले के, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, बहुत पहले के, लेकिन आपके उसमें घोषणा पत्र में रोजगार भी था, भ्रष्टाचार भी था। बिल्कुल। क्या वो चीजें हुई हैं जमीन पर? यहाँ आपने कहा था कि यहाँ पर प्राइवेट काम को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की जाएगी, जहां पर हर युवा जो है वो अपनी नौकरी पाएगा। क्या उन क्षेत्रों में भी बदलाव हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। धारा 370 जाने के पहले जो भ्रष्टाचार का मक्कड़ जाल यहां पर फैला हुआ था, उससे जम्मू कश्मीर की जनता अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया, और इसलिए संसदीय चुनाव में जम्मू में दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती। और जहां तक पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का सवाल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, उनके सर्वे वहां पर सर्वे सर्वा जो है वरिष्ठ नेता दोनों जो है वो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा उनको। तो ये इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है वो लोगों की समझ में आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता जानती है कि जब भी वो कोई अपनी बात किसी पत्र में या संकल्प पत्र में रखते हैं तो उसको पूरा करते हैं। रही बात आपने कहा कि रोजगार देने की, तो मैं आपको बता दूं कि धारा 370 जाने के बाद यहां पर 20 से 25 हजार नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर में दी गई। और उसके बाद एक चीज और मैं बताता हूं कि जो लिस्ट यहां पर स्क्रैप की गई, उन लिस्ट को स्क्रैप करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा अपना जो बॉर्डर जिला है, मैं उसमें आपको बताता हूं कि 37 लोग जो हैं वो हमारे युवा और युवतियां जो हैं वो पुलिस में भर्ती हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स बने हैं, बाकी जो विभाग हैं उनमें गए हैं। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार अगर होता तो वो लोग जो हैं वो किसी को एक पाई नहीं दे सकते, बिल्कुल निम्न जो स्तर है उसमें से आते हैं। आज वो अपनी मेहनत से जो है वो इसमें नियुक्त होकर गए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो पार करी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती, कहीं बनिस्बत कांग्रेस होती या नेशनल कॉन्फ्रेंस होती, तो ये बैकडोर से उन्हीं नियुक्तियों को बेच देते, जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के बैंक में किया, जैसे इन्होंने ये जो हमारा अपना पीएचई है और उसके बाद बाकी जो विभाग हैं, यहां पर इन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं उनको डाला, उनको नियुक्त किया पिछले दरवाजे से, और बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने बनाया। ठीक है, ओके, मैं राजू जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले आदर्श जी के पास जाऊंगा। आदर्श जी, आप सुन पा रहे हैं? जी आदर्श जी, चले लगता है आदर्श जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी रूप से यहां पर दिक्कत हो रही है। राजीव जी, राकेश जी ने कहा कि जो हम संकल्प लेते हैं वो हम करके दिखाते हैं। घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में जो फर्क है वो बताया कि लोग जानते हैं कि हम जो संकल्प लेते हैं, जैसे धारा 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, ये वाकई में इनके घोषणा पत्र में था और ये करके भी दिखाया। देखिए शीतल जी, पहली बात है, इनको क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर वाला इशू सॉल्व कराया, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। या तो ये बोलें कि कोर्ट हमारे इशारे पे चलता है, कोर्ट को हम चलाते हैं, फिर तो हम बोलें। अगर चीफ जस्टिस या वो बेंच ने वहां इस चीज को किया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? अपने ऊपर लेके घूमते रह रहे हैं कि हमने कराया।
तो फिर आपका सहयोगी दल क्यों कह रहा है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे? नहीं, कोर्ट को मानिए ना। सहयोगी दल देखो, आपको मैं ये बताऊं, आप 2024 लोगों को इस भ्रम में क्यों डाल रहे हैं राजीव जी? सुनिए, अगर आप कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट की बातों को मानते हैं, तो आप कह दीजिए कोर्ट का है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि हम धारा 370 वापस लाएंगे? पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं सर आप इसको? आपका सहयोगी दल कह रहा है ना। मेरा सहयोगी कह रहा है उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरी अपनी पार्टी की जिम्मेवारी। सर आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं राजीव जी। आप कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी सुनिए, एक नागरिक होने के नाते राजीव जी आप मुझे बताइए, तो तभी मैं समझाऊंगा ना। मैं क्लियर तो करूं, क्लैरिफिकेशन तो लूं आपसे मैं। राजीव जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा किया है, इसमें कोई क्रेडिट बीजेपी या केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए, तो फिर इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है? तो फिर इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडे में, प्रमुख एजेंडे में इसको क्यों रखा है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे? भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसको मानिए। 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की, अवाम की हितों की रक्षा करेंगे और उनका जो है उनकी डिग्निटी को बरकरार रखेंगे। हम आज भी इस पर कमिटेड हैं। हम गवर्नमेंट बनते ही स्टेटहुड बनाएंगे और स्टेटहुड बनने के बाद यहाँ की नौकरी और जमीनों को सुरक्षित किया जाएगा। यह एक बात है। दूसरी बात, ये मंत्री जी कह रहे हैं कि नौकरियां लगी। आप बताइए कितनी लिस्टें इनके टाइम में स्क्रैप हुई, और जो लिस्टें स्क्रैप हुई, जब स्क्रैप हुई तो उसके बाद वो लोग लगे या कौन लगे? पहले तो लिस्टें इन्होंने खुद स्क्रैप की, खुद मांगा सब इंस्पेक्टर में भ्रष्टाचार था। तो उन लिस्टों का ठीकरा आप गवर्नर प्रशासन पे फोड़ दीजिए ना। नहीं, सेंटर कौन ऑपरेट कर रहा है? देखिए तो आप तो 370 आप कह रहे 370 का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार का आप ठीकरा इन पे फोड़ देते हो। बताइए कि इनकी सरकार कहां है? जिम्मेवारी कोई नहीं है, जो सेंटर में बैठा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो सर मानिए ना धारा 370 हटने के पीछे भी केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं रोल है। आप ये मान लोगे सुप्रीम कोर्ट यही चलाते हैं, बात खत्म होगी, तो फिर हम तो उससे पीछे हट जाएंगे। आप कह रहे हैं ये कोर्ट की सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसे थोड़ी ना होता है राजीव जी। जिसमें ये कहा अब कोर्ट का वर्डिक्ट भी 370 पे आया, तो हम उस पर बहस तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं लेकिन स्टेटहुड बनाएंगे, स्टेटहुड का दर्जा देंगे, नौकरियां और जमीनें सुरक्षित। स्टेटहुड का दर्जा तो साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज तक संसद के अंदर कहा है, चुनाव के बाद दे देंगे। उन्होंने रैली में पहले भी दे सकते हैं। अगर जोड़ने का आपको हक है तो जोड़ने का भी आप ही को है। अगर आपने 370 तोड़ा या स्टेट तोड़ी, इसको यूटी बनाया तो इसको स्टेट बना देते। ये मुद्दा ही नहीं चुनाव में रहता, हम भी फ्री होते, ये भी फ्री होते, फिर अगली बात करते हैं। ओके आदर्श जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आदर्श जी, आपने ध्यानपूर्वक दोनों को सुना, राजनीतिक पार्टियों को सुना, और राजनीति को आप काफी करीब से, काफी दिनों से, काफी सालों से देख रहे हैं। 2014 और 2024 10 साल का ये लंबा अंतराल, और अब जाकर फाइनली चुनाव होने जा रहे हैं। क्या आपका कहना रहेगा, और क्या इस वक्त असली मुद्दे हैं जमीन पर जो उठने चाहिए, लोगों के हित में रहने चाहिए, कि भावनात्मक राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर कब तक चलेगी? जब से राजनीति शुरू हुई है शीतल जी, जहाँ पे भावनात्मक राजनीति चलती रहती है और चलती रहे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दो ऐसे संभाग हैं जिन दोनों की मांग अलग अलग है, दोनों की हर चीजें अलग अलग है, दोनों का हर चीज, रहन सहन, खान पीन, हर चीज अलग अलग है। दोनों को मुद्दों को लेके यहाँ पे जो पार्टी चलती है वो वही पार्टी आगे चल के कामयाब होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ हमारा यहाँ पे पार्टियां, जो हमारी रीजनल पार्टियां हैं, वो जम्मू को नहीं कश्मीर को लेके चलती हैं। और इस वक्त सबसे जो बड़ा मुद्दा जो सामने आया हुआ है, कांग्रेस और एनसी का अलायंस का बना हुआ है। कांग्रेस और एनसी के अलायंस को लेके जो सबसे बड़ी चर्चा सामने आ रही है, जो इनका मैनिफेस्टो आज तक सामने नहीं आ रहा। हालांकि मैंने आप ही के चैनल में इनके जो इंचार्ज है, इलेक्शन इंचार्ज है सोलंकी, उनका इंटरव्यू भी सुना था। वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में अपना मैनिफेस्टो ला देंगे, लेकिन चुनावों का सिलसिला शुरू हो गया है, अभी इनका मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। और मैनिफेस्टो को लेके ही इनके ऊपर सबसे ज्यादा उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि इनके जो मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, बोलते नहीं है उसके बारे में, उसी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। 370 और 35 को, तो इसके बारे में कांग्रेस को जवाब नहीं दे रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रहा है उसको मानना पड़ेगा, इनको जब मान रहे हैं या नहीं मान रहे, इस बात की सबसे बड़ी चर्चा है। अब मैनिफेस्टो या इनका संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी आता है, आज आपके जो चर्चा का विषय के घोषणा पत्र सबके अच्छे होते हैं। घोषणा पत्र में तो हर वोटरों को लुभावने की बात करता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक प्रचार की बात है, जिससे आपने शुरुआत की थी प्रचार जो है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार के मामले में इनसे सबसे 2 कदम आगे। ठीक है, उन्होंने अभी चुनावों का
काम नाम और निशान शुरू नहीं होता, अभी 40 पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी और जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने शुरुआत कर दी थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में एक दिक्कत है और इनमें ये दिक्कत है कि उनके सबके अपने ही हैं, बाहर से तो किसी ने आना ही नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और सुबह भी दोपहर शाम वही दो नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला है वो जो प्रचार कर रहे हैं। हर एक की कोशिश है कि जितने कम समय में अधिक से अधिक प्रचार कर सके, अधिक से अधिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा सके। लेकिन इस मामले में जो एज है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनके पास कैबिनेट पूरी दिल्ली से भरी पड़ी है, वो सब आते हैं। आज भी अनुराग ठाकुर आए हुए थे, इससे पहले राजनाथ सिंह जी आए। यह दूसरी बात है कि अब राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा उसको लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है, ये तो मौके की बात है, ये तो करेंगे। अगर प्रचार के जरिए कोई भी बात निकलती है उसका काउंटर अटैक तो करेंगे ही। ये हर एक आदमी की, हर पार्टी की ये कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करें, जो दूसरी पार्टी है उनको किसी ना किसी नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये चलता ही रहेगा शीतल जी, जब तक बिल्कुल ये तो चलता रहेगा, ये विधान है चुनाव का। बिल्कुल, और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य भी है कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों के मुद्दे उठाएं। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आदर्श जी ने कहा कि आपके पास एक एज है, एक बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, वो एक आपको एक फायदा दे सकता है। जम्मू संभाग में सीधे सीधे जो गृह मंत्री अमित शाह थे उन्होंने इशारा किया था कि जम्मू संभाग की सभी सीटों को हम जीतना चाहेंगे, सभी सीटों पर हमारा फोकस है पूरी तरीके से। लेकिन क्या कश्मीर में भी बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो फैलाव है वो करना चाह रही है या कर रही है? अगर कर रही है तो कहां पर खड़ी है? देखिए, हम पूरे जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रहे हैं और कई बार ये बात उठती है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है वो नहीं है। बहुत बार ये कहा गया है, लेकिन आप महसूस करेंगे और आप अगर आंकड़ों से हिसाब लगाएं तो हम लोग जो हैं वो लगभग 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके बाद जो इनका पार्टनर कांग्रेस है वो 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आधार किसका हुआ? हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रीजनल पार्टी है, यहां पर पहले राज किया उन्होंने, और कांग्रेस जो है वो बहुत पुरानी पार्टी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो 370 टूटने के बाद 35 एज जाने के बाद कश्मीर में जो कश्मीरियों की जहनियत में जो बदलाव आया है, पहले आप देखते थे कि वहां पर किन्हीं स्कूलों में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ठीक है, लेकिन आज वहां की बच्चे जो हैं बड़े फक्र के साथ राष्ट्रीय गान गा रहे हैं। तिरंगा वहां नहीं लहराया जाता था, आज वहां पर राष्ट्रीय जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो अपने घर में बड़ी शिद्दत के साथ तिरंगा हाथ में लिए खड़ा है और उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार। तो आप मान रहे हैं एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस है। और मैं आपको एक बात, ये जो 370 का मुद्दा है ये कभी मुद्दा नहीं था, ये सिर्फ एक कवच था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनका जो वहां पर एक पार्टनर दिल्ली में बैठे हुए थे, जो सरकार दिल्ली से चलती थी, वो उनको एक ये 370 एक कवच की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जाता था अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। और दिल्ली से जो पैसा चलता था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कहा कि हम लोग अगर 1 रुपया भेजते हैं तो वहां 15 पैसे पहुंचते हैं, तो ये बीच के जो 85 पैसे हैं भाई साहब, ये कौन खा जाता था? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग ही खाते थे। तो अब जो है वो जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आया, तो वो अब डायरेक्ट खातों में जा रहा है जम्मू कश्मीर के भाइयों के, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे वो जम्मू के हो। तो एक जो गैप है वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के बीच में धारा 370 जाने के बाद घटा है। और कश्मीर के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि अगर यहां शांति स्थापित हुई है, अगर यहां पर पत्थरबाजी कम हुई है, आज उनके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, एक हाथ में कुरान है और दूसरे में कंप्यूटर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। ठीक है, ओके राजीव जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 85 पैसे कहां चले जाते हैं, 25 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। इतनी देर तक आपने सेंटर में सरकार चलाई, जम्मू कश्मीर में आप सहयोगी दल के तौर पर रहे, सरकार में बड़ी बार रहे। अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया, रोजगार कहां है, डेवलपमेंट कहां है, विकास कहां है, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया था। वैसे का वैसा देश पड़ा हुआ है, वैसे का वैसे जम्मू कश्मीर पड़ा हुआ है। अगर कुछ किया होता तो आजकल तस्वीर अलग होती, वहां से आगे की तरफ हम देखते। तो आप तो अभी भी वही बुनियादी चीजें मांग रहे हैं पिछले 10 सालों से। देखिए शीतल जी,
राजीव गांधी जी को वर्ल्ड में स्टेट्समैन का दर्जा मिला था। वो बात साफ करते थे, घुमा फिरा के नहीं करते। उन्हें अगर कहे छुपाया नहीं, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कोई मन की बात नहीं की, उन्होंने जो जन की बात थी वो की कि भाई हमारे यहाँ से या सेंटर से जाता है, नीचे ब्यूरोक्रेसी ग्राउंड में लोगों तक नहीं पहुंचता, जहां ये पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। उस समय की बात थी। उसके बाद दूसरी बात यह है, आज ये मुझे बताएं, राजीव गांधी से तो तुम भ्रष्टाचार की बात करो, पीएम केयर फंड का हिसाब कौन देगा? जो कोरोना के दौरान आपने पीएम केयर फंड, पीएम रिलीफ फंड को ना यूज करते एक पीएम केयर फंड बनाया, उसके कब तक वो जारी करोगे? कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, देखिए शीतल जी, मैं आपको क्लियर करूं, एक होता पीएम केयर फंड जो इन्होंने बनाया, एक होता है पीएम रिलीफ फंड। जो रिलीफ फंड था उसमें अपोजिशन पार्टी भी होती थी, उसका ऑडिट होता था बकायदा, उसके सीए या ऑडिट वगैरह करके उसका सिस्टम था। इसमें पीएम केयर फंड में इनका पहले ही जब बना उसमें कहा कि हम जवाबदेही नहीं देंगे। तो ये घोटालों की अपनी बात करें, हमारी बात छोड़े, हम जो है सामने है, हम छुपा के नहीं करते, जो हमने कहा बिल्कुल क्लियर कहेंगे और हम उस पर स्टैंड रहेंगे। तो इस तरह की ये बातें अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता मेरा सवाल राजीव जी ये भी था कि आप अभी भी बुनियादी चीजों की बात करते हैं कि अभी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, विकास नहीं हुआ है, तो अगर लंबे समय से आप सत्ता में रहे हैं तो क्यों देश में बदलाव नहीं हुआ? सर कांग्रेस का और जम्मू कश्मीर में, शीतल जी आपको बताऊं, रोटी कपड़ा मकान वाहिद ये स्टेट थी जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान भी था। लोगों के पास खाने का था, रोजगार था, काम था, ज्यादा था, रात को कोई भूखा नहीं सोता था। ठीक है, और मकान भी थे। ठीक है, जवाब। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस का ये नारा था, इंदिरा जी ने दिया कि रोटी कपड़ा और मकान पहुंचाना है। ठीक है। आज 2024 हो रहा है, ये राहुल गांधी दोबारा रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हो। 66 साल राज कांग्रेस ने करा, भाई रोटी कपड़ा और मकान के आगे भी बढ़िए, देश आगे बढ़ना चाहता है और देश को ऐसा नेतृत्व मिला है कि देश जो है वो अब रोटी कपड़ा और मकान, हम लोग इनके राज में हम लोग आलू बाहर से मंगाते थे, आज हम आलू एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो देश जो है वो रोटी कपड़ा और मकान से आगे बढ़ चुका है। कांग्रेस की मानसिकता वही है। ओके ओके ओके, मेरे पास समय कम है। आदर्श जी 10 सेकंड आपके पास, आखिरी कमेंट लूंगा, समय थोड़ा कम। शीतल जी, इन चुनावों के अंदर, जम्मू कश्मीर के इन चुनावों के अंदर भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एक तरफ रख दी इन्होंने। आज जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है 370 स्टेटहुड और 35A की बात हो रही है। इसी को लेकर ये सारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो रीजनल पार्टी कह रही है कि हम वापस लाएंगे और ये जो नेशनल भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने इसको हटा दिया, इसको दफन करवा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बार बार ये बात इनको समझ नहीं आ रही, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं कि 10 MLA भी चुन के चले जाए, 20 MLA भी चुन जाए, क्या स्टेटहुड वो वापस ला सकते हैं? स्टेटहुड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है कि हम स्टेटहुड को दे देंगे। 370 की जहां तक बात है, 370 किस तरह से वापस लाएंगे, ये चीजें इनकी समझ में नहीं आ रही है, ये बातें इनकी समझ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी मैं बात करूंगा, 61 सीट्स पे खड़े होकर कह रहे हैं हम 60+ लेंगे। ये मुझे समझ आता है, ये तो पंत जी समझा पाएंगे किस तरह से 60+ ले पाएंगे ये, और किस तरह से वो 60। ठीक है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इनकी क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटजी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आदर्श जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी सरगर्मियां तो तेज हैं, वादे हो रहे हैं, जुबानी जंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है प्रमुख मुद्दे जो 370 है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को वापस लाना चाहती है, बीजेपी 370 को गया गुजरा बता रही है, इतिहास बता रही है। अब आने वाला वक्त लोग किस तरफ जाएंगे, किसके रुझान में जाएंगे, किसकी झोली में जाएंगे, वो देखना होगा। लेकिन 8 अक्टूबर को जब तस्वीर साफ होगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा और कौन जम्मू कश्मीर की जो कमान है वो आगे संभालेगा, ये देखना होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।